Hello, this is Prakhar Tiwari and I hope you are doing good. And today we are going to discuss the most important topics of Indian modern history and that is the revolt of 1857. और इसमें भी हम लोग मेजरली इसके कॉजेस को समझेंगे कि वो कौन कौन से कॉजेस रहे जिसकी वजह से जो है रिवोल्ट होता है। ठीक है, अगर हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम एज बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली बीपीएससी का ये फैक्ट टॉपिक है। यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको हर साल बीपीएससी में 1857 रिवोल्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो एक बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या फिर एक जनरिक क्वेश्चन हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले जिसका बैकग्राउंड समझते हैं तो दिस वाज द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, यानी कि पहली मेजर अपराइजिंग थी ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट में। ठीक है, अब ये स्टार्ट कब होती है तो ये 10 मई 1857 को मेरठ से जो है इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखना कि 10 में 1857 को कहां पर, मेरठ में जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली बात ये थी ना कि इसमें ना कई सारे कॉजेस थे, कोई एक कॉज नहीं था जिसको हम लेकर बोल सकते हैं कि ये एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से जो है 1857 रिवोल्ट होता है। इसमें कई सारे क्लास इंक्लूड थे, इसमें हम देखते हैं कि सिपाहीज थे, जमींदार थे, तालुकदार थे, पीजेंट्स थे, नवाब्स थे और इवन जो मुगल एम्परर थे उन्होंने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये इतने बड़े लेवल पर जो है ये रिवोल्ट हुआ, लेकिन इसको ना कहीं कई तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उन्होंने जो है इसको एक सिपाही म्यूटिनी का नाम दिया। वहीं कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस ऐसे भी रहे जिनने उसको एक जेनरिक टर्म दिया, एक न्यूट्रल टर्म दे दिया, जो कि था रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि एक न्यूट्रल टर्म था, वो देने के पीछे भी कई लॉजिक रहे, क्योंकि वो एक मैसेज नहीं देना चाहते थे कि इस तरीके का रिवोल्ट उनके अगेंस्ट में हुआ है, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको एक न्यूट्रल टर्म दे दिया गया 1857 रिवोल्ट। बट यहाँ पर जो है हमारे इंडियन स्कॉलर बी.डी. सावरकर जी थे, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी और उन्होंने जो है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोल दिया। यहाँ पर जो है कई तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। कोई इसको हिंदू मुस्लिम वॉर कहता है, तो कोई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहता है, तो कोई इसे सिपाही म्यूटिनी कहता है ना। तो कई सारे मेजर जो है यहाँ पर आपको व्यूज देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि इसके पीछे जो रिवोल्ट हुआ है कोई एक कॉज नहीं हो सकता जिसको हम डिफाइन कर दें कि यही एक मेजर कॉज रहा है। ठीक है, इसमें कई सारे कॉजेज हैं, तो उसी कॉजेज को आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से कॉज रहे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखेंगे इन कॉजेज को। सबसे पहले होगा पॉलिटिकल कॉज, वो कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद हम इसके इकोनॉमिक कॉजेज को समझेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसके पीछे जो है काम कर रहे थे। फिर सोशल और रिलीजियस जो एस्पेक्ट था उसमें क्या क्या चीजें थी हम वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के देखेंगे और इसके बाद मिलिट्री कॉजेज पे जाएंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में जो इमीडिएट कॉज था जिसके बाद ही जो है ये रिवोल्ट एकदम से जो है उठता है और अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेजों के रूट्स हैं तो उसको पूरी तरीके से हिला के रख देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉज पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश की एक्सपेंशन पॉलिसीज यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पर देखो बात ये हुई, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर भारत को उनको एक्वायर करना है तो भारत की पॉलिसीज को समझना पड़ेगा, भारत के कल्चर को समझना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनको भारत में एक आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही जो है वो भारत को कॉलोनी बना पाएंगे। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कई सारे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो है ब्रिटिश लेके आए थे, उसमें एक मेजर पॉलिसी रही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉलिसी, आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा लास्ट क्लास में। तो बेसिक बात यहाँ पे समझ लो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। तो डलहौजी थे, उनके द्वारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही जो है लाई जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण था, क्या थ्योरी रही, तो लॉर्ड डलहौजी का कहना ये था कि जिस भी रूलर का कोई भी सक्सेसर नहीं होगा या फिर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो एम्पायर, वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो जाएगी। यानी कि जिस भी राजा का कोई बेटा नहीं होगा उसका जो राज्य है वो अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा। इसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये पॉलिसी आती है ना तो यहाँ पर जो रूलर थे वो थोड़े इनसिक्योर हो गए। उनको ये डर सताने लगा कि क्या पता हमारा भी कल को जो टेरिटरी है वो भी एक्वायर कर ली जाए अंग्रेजों के द्वारा। और ऐसा हुआ भी, जो उनका डर था वो लेजिटिमेट था, इन फ्यूचर में ऐसा होता भी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1848 में जो है सतारा को जो है एक्वायर कर लिया जाता है। 1854 में झांसी, जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी तो थी, उनके जो एक हमने देखा था कि जो दत्तक पुत्र था, उन्होंने जो अंग्रेजों से अपील भी करी थी कि हमारा जो सन है
उसी को जो है वो रूलर मान लिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, इसीलिए जो है वो रिवोल्ट में शामिल भी हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो नागपुर जो है उसको 1854 में एक्वायर कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो की गई वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ही की गई। इसीलिए जो है जो हमारे जो नवाब थे, जो रूलर थे, जो ट्रांसली स्टेट्स के जो रूलर थे, वो थोड़ा इनसिक्योर हुए और उनको जो है वो अंग्रेजों का रियल नेचर समझ में आने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था अवध का एनेक्सेशन। वो कब होता है? 1856 में। ठीक है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो अवध था उसको मिस गवर्नेंस का जो है वो बहाना देकर उसको एक्वायर कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि अवध इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? तो बेसिकली बात यह कि मेजर सेंटर था और यहाँ से जो है जब अवध अनेक्स होता है ना, तो इसके बाद जो सोल्जर्स थे, वहाँ के जो ऑफिशियल नोबल्स थे, लैंडलॉर्ड थे, वो सारे अफेक्ट होते हैं इस चीज डिसीजन से। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि सोल्जर्स थे वो अब ब्रिटिश टेरिटरी में आ गए, उसके बाद जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जमीन हड़प ली गई, फिर उसके बाद जो नोबल्स थे, जो ऑफिशियल थे, जिनको पेट्रोनेज मिलता था, रॉयल जो हाउसेस थे, वहां से जो है उनको वहां पर रोजी रोटी मिलती थी, वो उनकी जो है छीन ली गई, क्योंकि अंग्रेज अब वहां पर आ चुके थे, वहां पर जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा चुके थे। इसलिए क्या होता था, कोई भी कॉन्स्पिरेसी ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं की जा सकती थी, जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी वो भी ब्रिटिशर्स से पूछ के ही की जाती थी। तो ये सारे डिसीजन जो है वो इम्पैक्ट हो रहे थे एक अवध के एनेक्सेशन से। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नोबल जो है वो जो रॉयल पैट्रोनेज था वो जो है वो खो देते हैं। ठीक है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड थे वो अपनी टेरिटरी खो देते हैं। उसके बाद जो आर्टिसंस थे और ट्रेडर्स थे वो भी जो है वो रॉयल पैट्रोनेज खो देते हैं। ठीक है, इस सारी चीजें जो थी वो अवध के एनेक्सेशन से जुड़ी हुई थी। इसलिए ये एक मेजर कॉज रहा कि इस तरीके से जो अवध के नवाब थे और जो वहाँ के सिपाहीज थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने जो है 1857 रिवोल्ट में अपनी भागीदारी दिखाई थी। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। तो देखो हमने क्या हुआ, जब हम ब्रिटिश की पॉलिसीज पढ़ रहे थे तो हमने उसमें जो है ब्रिटिश की जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज भी पढ़ी थी। हमने 3 मेजर सेटलमेंट्स को डिस्कस किया, जिसमें जो परमानेंट सेटलमेंट था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, महालवाड़ी सेटलमेंट था। इससे क्या हुआ, इससे सिचुएशन बेटर नहीं हुई, सिचुएशन और वर्स्ट होती चली गई। ठीक है, किस तरीके से जो है जमींदारों के हाथ से जमीन जाने लगी, जो फार्मर थे उनके ऊपर जो है टैक्स का जो है वो बर्डन डाला जाने लगा, उनसे जो है एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो एक्वायर करने लगे। देखा कि सनसेट लॉ लाया गया था, जिससे क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा जो है उनको एक मेजर प्रेशर पड़ रहा था कि किसी तरीके से उनको टैक्स देना ही देना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये सब पॉलिसीज आई, फिर हमने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखा, किस तरीके से जो है कैश क्रॉप्स को जो है वो उगाने के लिए जो है वो हमारे फार्मर्स को जो फोर्स किया गया। अब इसमें मेजरली जो हम देखेंगे चाय की खेती करवाई गई, कपास की खेती करवाई गई, कॉफी की खेती करवाई गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है मेजर इम्पैक्ट पड़ा जो है फार्मर्स की सिचुएशन पे, क्योंकि ऐसी बात समझो कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में गन्ना उगाया जा रहा है बट हम उसको जबरदस्ती जो है वो चाय की खेती करवाते हैं वहाँ पे, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी यहाँ पर फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम चाय की खेती के लिए फोर्स करेंगे तो वहाँ के जो किसान है वो मेहनत डबल करेंगे, लेकिन उनके पास जो है वो फसल कम होगी तो सरप्लस भी उनके पास कम होगा। अब उसके बाद जो है जब फसल कम होगी तो यहाँ पर हमने टैक्स भी हाई कर रखा है कि मुझे जो है इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स है ना उनके पास कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए जो है फार्मर्स की सिचुएशन भी जो है डिग्रेड होती चली गई। फिर इसके बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद जो है हमारा रॉ मटेरियल यूज करके जाने लगा। तो यहाँ पर जो है हमारे एक बहुत बड़े इंडियन स्कॉलर रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पर्सनालिटी थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उनके द्वारा जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लेके आई गई। उन्होंने इसमें बोला कि भारत का पैसा जो है वो इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन भारत को उतने पैसे के एवज में कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक, इसके बाद हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर बात करी ली, किस तरीके से 3 सेटलमेंट थे, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी जो हमने बात की। ठीक है, इन सभी चीजों ने जो है वो बहुत ही एक गहरा इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कॉज क्या था। तो यहाँ पर जो है रिफॉर्म भी जो है एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब रिफॉर्म हुए तो वो कौन कौन से रिफॉर्म हुए, तो सबसे पहले जो है सती का जो है एवोल्यूशन किया गया 1829 में। ठीक है, इसके बाद जो है विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1856 में, और वेस्टर्न एजुकेशन को भी जो है प्रमोट किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन जो लोग थे हुआ कि उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ये ऐसे करके अंग्रेज जो है कल को हमारे घर के अंदर भी डिसीजन लेने लग जाएंगे, इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों को जो है यहीं पर रोका जाए। ठीक है, इसके बाद जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पर किया करते थे अंग्रेज, वो अपने आप को एक प्योर रेस मानते थे और एक हायर रेस मानते थे, अब भारत के लोगों को जो है वो लोअर मानते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिली कि किस तरीके से जो हायर पोजीशंस पे जो है वो ब्रिटिशर्स बैठे थे, लोअर पोजीशंस पे इंडियंस हुआ करते थे। इसलिए जो है एक बहुत ज्यादा एक यहाँ पर जो है एक मेजर रोल प्ले किया कि किस तरीके से रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ये भी एक मेजर फैक्टर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर
जो आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ऐसे चेंजेस हो गए, इसके वजह से जो है जो सिपाहीज थे वो जो है उनके अंदर एक गुस्सा आ गया, उन्होंने जो है इस रिवोल्ट को करने की ठान ली। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, जो लोकल रूलर्स थे और जो चीफ थे उनकी पावर को जो है खत्म कर दिया गया। इवन यहाँ पर जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, उनकी पावर को भी जो है यहाँ पर कम कर दिया गया। उनको सीधे बोल दिया गया कि लाल किला छोड़ो, अब बाहर जाके मेहरौली जैसे जगह पर रहो, और सिक्कों पर से उनका नाम हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, जो पुराने रूलर्स थे उनकी पावर को खत्म किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है जिम्मेदार और लैंडलॉर्ड्स की भी जो है जमीन हड़प ली गई। डलहौजी एक 1832 के आसपास जो है वो इनाम लॉ लेके आते हैं, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी जमीन थी, लैंड थी, उनका इंस्पेक्शन किया गया और जमींदारों की जो जमीन थी वो हड़प ली गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद जो है मिलिट्री डिसकंटेंट भी हुआ। अब यहाँ पर देखो बात यह थी कि जो हमारे जो इंडियन सिपाहीज थे उनको जो है लोअर सैलरीज मिल रही थी। ठीक है, तो उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। अगर हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो है हायर पोजीशंस पर ब्रिटिश ही बैठे थे, लेकिन जो लोअर पोजीशंस थी उस पर जो है वो इंडियंस थे। और रेशियो क्या था, रेशियो इंपॉर्टेंट रहेगा, 5:1 का जो है यहाँ पर रेशियो था, यानी कि 5 अमाउंट में जो है वो हमारे इंडियन सोल्जर थे और 1 अमाउंट में जो है वो यहाँ पर ब्रिटिशर सोल्जर्स वहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एज आई सेड कि ये भी हुआ, आर्मी में भी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है एक एक्ट आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि 1857 का था। यहाँ पर क्या हुआ, इस एक्ट में बोला गया कि जो भी इंडियन आर्मी में जो ब्रिटिशर्स के लिए जो है वो सर्विस दे रहा है, उसको अपने पूरे सर्विस के पीरियड में एक बार जो है वो विदेश जाके सेवा देनी पड़ेगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, देखो बात ये थी कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाने लगा था कि अगर आप समुद्र पार करके दूसरे शहर में जाते हैं या दूसरे देश जाते हैं, वो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा हानिकारक है, हिंदू धर्म के लिए जो है बहुत ही निगेटिव है। ये एक यहाँ पर विचारधारा थी। लेकिन यहाँ पर जो है अंग्रेज इसमें मानने वाले नहीं थे। अंग्रेजों ने बोला आपको करना ही पड़ेगा, आपको ये पॉलिसी माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर भी जो है इंपॉर्टेंट थे। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा और डिसकंटेंट हुआ आर्मी में, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये एक्ट आ गया कि उनको बाहर जाना पड़ेगा, जिससे उनके रिलीजियस बिलीफ भी जो है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसके बाद जो है एक अफवाह फैली, जो कि बाद में जाके जो है मेन कॉज, इमीडिएट कॉज के रूप में निकल के सामने आया, तो वो था कार्ट्रेज सिस्टम। यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक ऐसा कार्ट्रेज लेके आए जिसको मुंह से खोलना था, उनमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि जो गाय है वो हमारे हिंदू रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं वो पिग से, यानी कि जो सूअर है उससे कहीं ना कहीं वो परहेज करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों ही रिलीजन जो है टारगेट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है पिग और काऊ के जो फैट का जो है इस्तेमाल किया गया था उस कार्ट्रेज को बनाने के लिए। और उस कार्ट्रेज का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो उस कार्ट्रेज का इस्तेमाल किया जाएगा मुंह से खोलकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि पिग फैट जो है वो मुस्लिम के लिए ऑफेंसिव था और काऊ फैट जो है वो हिंदू के लिए जो ऑफेंसिव माना गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जब बात फैली और ऊपर से प्रमोशन भी नहीं हो रहे थे और सैलरी भी लो थी, तो इसलिए जो है वो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर में उन्होंने जो है वो रिवोल्ट किया। वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस तरीके का रिवोल्ट किया। ठीक है, उन्होंने जो है गोली चलाई, इसमें कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए, लेकिन उनको भी फांसी दे दी जाती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिवोल्ट है वहीं तक खत्म नहीं हुआ। मंगल पांडे की फांसी के बाद ये रिवोल्ट और बढ़ गया और 10 मई 1857 को मेजर रूप से जो है ये मेरठ में इरप्ट होता है ये रिवोल्ट, और इसके बाद जो है ये सिपाही का मार्च निकलता है जो कि दिल्ली तक आता है। ये धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये दिल्ली से जो है और भी जो है रीजन में हमारे फैलता है, और भी जो हमारे जो लोकल जो समुदाय थे, जो क्लासेस थे, जो और भी मेजर ग्रुप्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर दिल्ली प्रोक्लेम्ड किया गया और बहादुर शाह जफर को जो है एक सिंबॉलिक लीडर के रूप में जो है वो माना गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये जो है बेसिकली एक जो मल्टी कॉजल अपराइजिंग था, क्योंकि हमने सारे कॉजेज समझ लिए, हमने इसके पॉलिटिकल कॉज को समझ लिया, हमने इसके इकोनॉमिक कॉज को समझ लिया, हमने इसके कल्चरल कॉज को भी समझ लिया। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था ये एक मल्टी कॉजल अपराइजिंग था, यानी कि कोई भी एक फैक्टर इसके पीछे काम नहीं कर रहा था, कई सारे फैक्टर मिलकर ही जो है यहाँ पर एक रिवोल्ट का जो है वो शक्ल देता है। तो ये सारी बातें जो है हमने इसको समझी कि क्यों हमारे लिए जो है जरूरी था और कौन कौन से कॉजेज थे 1857 रिवोल्ट के पीछे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के रिवोल्ट का तात्कालिक कारण कौन सा रहा है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा है, एनेक्सेशन ऑफ अवध,
इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ग्रीस कार्टेल इशू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने समझा, जो ग्रीस कार्टेल इशू था जिसमें पिग फैट और काऊ फैट का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके वजह से ही जो है ये रिवोल्ट जो है वो एकदम से इरप्ट होता है और यही इसका जो है वो इमीडिएट कॉज माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर देखो हमने देखा कि हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड्स थे, सेटलमेंट्स आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, उसके बाद जो है डिमांड्स भी जो है ज़्यादा की गई। ठीक है, इसके बाद जो है डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमने बात करी थी किस तरीके से जो है वो ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था इंडियन मार्केट में, है ना, और जो भारत का जो सामान था वो एक बेसिकली हैंडमेड था, लेकिन जो लंदन से जो सामान आ रहा था वो बेसिकली मशीन मेड था और सस्ता था। ठीक है, और इसके बाद जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, हमने भी डिस्कस किया था, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिक इंपैक्ट था। ठीक है, यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 यहाँ पर सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एज अ मिलिट्री अपराइजिंग बट लेटर बिकेम अ वाइडर मूवमेंट बिकॉज, यानी कि ये जो है एक मिलिट्री अपराइजिंग के रूप में शुरू होता है लेकिन बाद में जो है एक वाइडर मूवमेंट के रूप में कैसे बन जाता है, तो इट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ऑप्शन बी है ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ सोल्जर्स, ऑप्शन सी इट वाज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ऑप्शन सी इट वाज लिमिटेड ओनली टू सदर्न इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंट सेक्शन जो इंडियन सोसाइटीज के थे, यानी कि सिपॉइज, जमींदार, तालुकदार, प्रिंसी स्टेट्स के रूलर, चीफ्स, ये सारे मिलके जो है कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर कई सारे जो है सेक्शंस ने मिलके इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।